अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सियासी हालात के ऊपर ही रोज़ाना प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं और आजकल सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर बहस हो रही है वो ये है कि क्या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन कोई गुफ्तगू का ऐसा सिलसिला चलना चाहिए कि पाकिस्तान के सियासी हालात कुछ लोगों को नॉर्मल के करीब नज़र आना शुरू हो और ये जो क्यास और अफरा तफरी वाली कैफियत है इसके ऊपर काबू पाया जा सके। यहाँ पर जो गुफ्तगू का सिलसिला है कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं उनके साथ, और इस्टेब्लिशमेंट से किसी एक शख्सियत को आगे बढ़ना पड़ेगा, या जो हुकूमत वक्त है हुकूमत वक्त को लीड रोल लेनी पड़ेगी ताकि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको कवर किया जा सके। और जिस तरह के मुकदमात हैं, बेशुमार मुकदमात ऐसे हैं जिनको इस तरीके से, जैसे इद्दत वाला मामला है, उसको ना उछाला जाना चाहिए था और ना उसके अंदर ये नज़र आना चाहिए था कि उसके अंदर हुकूमती शख्सियात या रियासत में से कोई एक उस चीज़ को आगे बढ़ोता देना चाहता है ताकि किसी को ज़लील और रुसवा किया जा सके। ना मुनासिब तरीके से वो मामला सामने आया। राना सनाउल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। क्या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन कोई राब्तों का सिलसिला शुरू होना चाहिए? कोई अफरा तफरी के अंदर मुल्क में कमी आए, कोई नॉर्मल ज़िंदगी के हालात शुरू हों? देखिए मलिक साहब, अगर आप इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो इसमें जो असल लड़ाई है वो तो शुरू यहीं से हुई है। यानी इस्टेब्लिशमेंट ने एक वक्त पे आके फ़ैसला किया कि वो इन सियासी मामलात में हिस्सा नहीं लेंगे, या वो अपना जो स्टांस है उसको वो न्यूट्रल रखेंगे। और इस बारे में जब इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला किया तो उसके बाद उन्होंने इस बात को वाज़े कर दिया कि हम न्यूट्रल जो है वो रोल अदा करेंगे। और इस बात का इजहार जो हमारे आर्मी चीफ थे कर्नल जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, उनकी आपने वो अलविदाई स्पीच जो है वो सुनी होगी, जिसमें उन्होंने बाद चीज़ों के ऊपर जो है वो उन्होंने तस्लीम किया कि हमसे ये चीज़ें जो है वो होती रही हैं, लेकिन वो हालात का जबर था। और अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशन ने, ये उनके अल्फाज थे कि इंस्टीट्यूशन ने ये फ़ैसला किया है कि वो अब गैर जानबदार रहेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि गैर जानबदार नहीं था, जानवर होता है। आप कौन होते हैं गैर जानबदार? थे भी नहीं राना साहब। वो मार्च 2021 में सेनेट के इंतखाबात हुए थे और सेनेट इंतखाबात के वक्त 15-20 MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टूट के उन्होंने टिकट्स के लिए या किसी और चक्कर में आप लोगों से भी, और ज़्यादातर आपकी तरफ से, कुछ पीपल्स पार्टी की तरफ से राब्ते कायम कर चुके थे। जब वो इलेक्शन हार गए, लेकिन उसमें एस्टेब्लिशमेंट का तो कोई अमल दखल नहीं था। वो लोग सर, हफीज शेख साहब जब सेनेट इलेक्शन हार गए और इमरान खान ने, वो अरसा दराज से नाराज थे सर, ये नाराजगी उनकी मौजूद थी, लेकिन अगले ही रोज़ जब इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का ऐलान किया तो उन्हीं 15-20 MNA को चिड़ियाघर लाहौर से कॉल कौन कर रहा था सर? नहीं, ये जो लोग इमरान खान से नाराज़ थे, इमरान खान साहब ये कह रहे थे ना इस्टेब्लिशमेंट को कि इनको ला के दे मुझे, जो जिसके ऊपर उन्होंने कहा बंदे पूरे किए ना उन्होंने। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए बंदे पूरे करके दिए उन्होंने। हमारा स्टांस जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए उन्होंने बंदे पूरे करके दिए राना साहब। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए बंदे उन्होंने पूरे करके दिए। उसके नहीं, उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब ने जलसों में कहा कि जी न्यूट्रल तो जानवर होता है। चौकीदार जो है अगर वो बाहर खड़ा हो, घर में जो है वो डाकू आ जाएं, यानी वो अपोजिशन को हमेशा वो डाकू और चोर से ही लक़ब से ही नवाजते थे, तो जी चौकीदार कैसे बाहर खड़ा रह सकता है। तो ये लड़ाई जो है ये उस वक्त शुरू हुई, ये आ गई फिर 26 नवंबर तक। 26 नवंबर को फिर जो उन्होंने किया या जो उन्होंने करने की कोशिश की वो भी फिर आपके सामने है, अब उसकी मैं तफसील में क्या जाऊँ। उसके बाद फिर 26 नवंबर के बाद फिर 9 मई आ गया। तो मामला ये है कि ये एक जो अमल बानी PTI की तरफ से शुरू हुआ है, और जो कि यकीनन जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और जो हालात हैं उसमें इस चीज़ का भी एक बुनियादी रोल है। तो इसके ऊपर बातचीत, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे हमेशा डायलॉग के तो मैं ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता। मैं तो ये कहता हूँ कि माबैन फ्री कैन और माबैन पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल लीडरशिप डायलॉग होना चाहिए।
क्या इमरान और इस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त भी होना चाहिए इंटरेक्शन? नहीं, देखें, अब जब डायलॉग होना है तो वो बराह रास्त होना है या बिलवास्ता होना है, ये तो खैर फिर करने वाले जो है वो डिसाइड करेंगे। लेकिन एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि होनी चाहिए बातचीत? अमंग फ्री कैन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज डायलॉग जो है, राब्ता जो है, आप देखें जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था उस वक्त सूरत हाल ये थी, इतना यानी आपस में जो है वो एक समझ लें कि अदम राब्ता था कि जब अदम इत्माद कामयाब होने को आया तो उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने आर्मी चीफ़ को और DGI को इन्होंने वज़ीर आज़म हाउस बुलाया और बुला के इन्होंने कहा कि जी आप अपोजिशन से बात करें, यानी उस वक्त हमारे साथ जो अपोजिशन का इत्तेहाद था उसके साथ बात करें और मैं इलेक्शन असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके इलेक्शन करवाने को तैयार हूँ, तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो वापस ले लें। आर्मी चीफ़ ने, जनरल बाजवा साहब ने जो है वो बुलवाया तमाम जो क़यादत है उस वक्त जो PDM की जमातें थी, तो उनके कायदीन को बुलवाया और वो उनसे कहा कि जी आप अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको वापस ले लें, तो हुकूमत जो है वो इलेक्शन की तरफ चले जाती है असम्बली को डिज़ोल्व करके। लेकिन इस बात पे इत्तफाक ना हो सका। इस बात पे जो PDM की क़यादत थी या कायदीन थे, उनमें से मौलाना फजल रहमान साहब का मैंने स्टांस सुना था, उन्होंने कहा कि जी नहीं, अब हम इसको वापस नहीं लेंगे। तो उस वक्त जो है वो फिर इस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती थी, यानी अपोजिशन का और हुकूमत का तो आपस में बात इनको करनी चाहिए ना, लेकिन उस वक्त फिर वाया इस्टेब्लिशमेंट बात हो रही थी। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हर्ज है कि अगर जो भी रेलेवेंट फरीक बनते हैं उनकी अगर आपस में बात होती है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर ये कहा जाए कि ये दुरुस्त नहीं है। सही है। फैसल वाडा साहब आप बताइए, आपको तो एक तो सेनेटर बने हैं, ग्रीन टाई भी आज आपने पहनी, आपको मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। तो मैं तो ग्रीन टाई आपकी से इंस्पायर हूँ, आप डिफरेंट ग्रीन पहनते हैं, तो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था मुझे बड़ी पसंद है, आपने दी नहीं, आपने कहा था मैं आपको दूंगा। आज प्रोग्राम का इख्तिताम आपको टाई देने पे ही होगा। अच्छा, खैर वेरी काइंड, बहुत शुक्रिया। ऑन एयर जो कमिटमेंट है वो निभाई जाएगी आपसे। आप ये बताएं कि इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते होने चाहिए कि नहीं? देखिए नदीम मलिक साहब, सबसे पहले तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये कि यहाँ इस नैश तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी समेत तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के, या नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, इसको पहुँचाता कौन है? ये मुल्क कहाँ से कहाँ हम ले गए और क्यों ले गए, इसको लाने वाले कौन है? पहले आज मैंने असेंबली में भी कहा कि आप जब तक इस मसले को एड्रेस करेंगे मुल्क नहीं ठीक होगा। इमरान खान को इस हाल में किसने पहुंचाया? जुडिशरी। आपका जुडिशल निज़ाम पाकिस्तान का। नवाज शरीफ को इसने किया, ब्लैक लॉ डिक्शनरी थे, जरदारी साहब को 14 साल जेल किसी की, लेकिन सिर्फ जुडिशरी थी। अच्छा सर चलें, क्या एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का गठजोड़ नहीं? सर मेरी बहुत अच्छा सवाल है, आप बड़ी डायरेक्ट बात करें, मुझे भी पसंद है आपकी डायरेक्ट बात करना। देखिए सर, हम कहते हैं भुट्टो साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने मरवा दिया, तो भाई जिसने साइन किया था उसको तो पकड़ो ना, उसको लाओ, उसको खड़ा हो जाता, पेन तोड़ देता, बताता। 40 साल बाद बता रहे हैं आप, 40 साल के बाद, मेरे पैदा होने से पहले मुझे पता था। इमरान खान का डी चौक का धरना किसने करवाया था? उसको रुकवा के गारंटी देने वाला आज भी जज मौजूद है। मुझे आप अगर चीफ जस्टिस साहब बुलाएंगे, शवायद ढूंढना उनका काम है, मैं नाम ले दूंगा जाकर, बहुत मुश्किल हो जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल था धरने कराने में? एस्टेब्लिशमेंट में जो नंबर 2 में खास था, वो अपनी से चीफ बनने के लिए सब कुछ करवा रहा था, गाइड करवा रहा था। इसमें दो राय क्यों है सर? इसमें दो राय नहीं है ना सर। इसमें आज का मौजूदा जज भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, मैं तो क्लियर, आज के जज भी हैं, ठीक है, आज जो गैलरी के चारों तरफ खेल रहे हैं, ठीक है, नून से भी खेलते हैं, PTI से भी खेलते हैं, और अगर मुझे चीफ जस्टिस साहब लाएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब एक ईमानदार आदमी है, बलोच आदमी है, और बलोच आदमी के लिए कहा गया कि उसको रिस्पेक्ट करें, तो बलोच आदमी है तो उनके पास जाके मुझसे पूछेंगे एज अ पाकिस्तानी, और वो पाकिस्तानी जिसने अपने सिटीजनशिप के साथ साथ, मेरे पूरे ख़ानदान में भी किसी की नहीं है, ना मेरे पास रेजिडेंसी है, ना मेरे पास वीज़ा है, ना मेरे पास सिटीजनशिप रही है, ना मेरी फैमिली के पास है, ना मेरी बहन के पास है। सुने, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। अब ना मेरे बीवी बच्चे NGO चला रहे हैं, ना ही मुझ पर कोई ब्लेम है, ठीक है। पगड़ियाँ आप उछलेंगी तो फुटबॉल बनेगा पगड़ियों का, ये तो बड़ी क्लैरिटी उनकी, नंबर 1। नंबर 2 ये
कि अगर इल्ज़ामात आज लग रहे हैं, मुझे नहीं पता सच्चे इल्ज़ामात हैं झूठे इल्ज़ामात हैं, उनकी सदाकत कितनी है बाबर सत्तार साहब के ऊपर, जज साहब के ऊपर। मुझे उनके बारे में इतना पता है कि जब वो अपॉइंट हो रहे थे तो मेरी काबीना में, मैं मिनिस्टर था फेडरल, जब उनके ऊपर बहुत नेगेटिविटी चारों तरफ से आ रही थी, नॉट इमरान खान साहब बट बाकी वेरी ऑनरेबल जज। मैं नहीं जानता, मैं क्या उनकी ज़ात पर कोई बात करना चाहता हूँ, लेकिन आज उनके ऊपर कोई इल्ज़ामात लग गए। जज की सबसे पहली चीज़ है उसकी रेपुटेशन, कि अगर वो मेरा मुखालिफ भी है लेकिन मैं केस लेके जाऊँ तो वो मुखालफत अपनी साइड पर कर दे, जजमेंट करे अपनी जजमेंट के बेसिस के ऊपर, शवाहिद के ऊपर। तो अगर उन पर इल्ज़ामात बाबर सत्तार साहब का लगे हैं, उनकी रेपुटेशन ऑनरेबल भी हैं और उनके ऊपर सवालिया निशान बन रहा है। इल्जाम नेशनैलिटी वाला है ना, जिसकी वो वजाहत खुद से करनी है, उन्होंने नहीं करनी चाहिए ना, और क्या इल्जाम और करनी चाहिए नहीं। उसके अलावा है स्कूल चेंज की बातें हो रही हैं, बहुत सोशल मीडिया पर देखिए ना सर क्या क्या बातें हो रही हैं। अगर वो हैं, अगर वो इल्ज़ामात हैं उसको क्लैरिफाई करें। अगर वो इल्ज़ामात में सदाकत 1% है तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक्शन लेना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में ये बिला वजह के इल्जाम है। स्कूल अगर उसका भाई चलाता है तो उसका इल्जाम उसका। सर मेरी बात सुने ना नदीम साहब, ये तो मैं और आप जज करने वाले नहीं है ना, दोबारा क्लैरिफाई करना चाहिए। दोबारा मेरा एम्फेसिस होगा एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का गठजोड़ ये था पिछले 10 सालों में, क्या अब भी मौजूद है? देखिए मेरी बात सुने, नवाज शरीफ की नाअहली की आपने मिसाल दी, आज सैरन में भी बोले, अभी भी आप बोले, वो दोनों के गठजोड़ से हुई थी, किसी एक से नहीं थी हुई। आपने इमरान खान को निकाला, इक़्तिदार पहले दिलाया फिर निकाला, ये भी गठजोड़ से हुई थी, वैसे नहीं थी हुई। आज क्या वो मौजूद है या नहीं है? नेक्सस मौजूद है या नहीं? देखिए नदीम बरक साहब, बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए नदीम बरक, सबसे पहले तो आप अगर कह रहे, आप जैसा सीजर्ड इबाद और एंकर एक्सपीरियंस ये बात कर रहे हैं, तो मेरी तो फिर आपके आगे कोई राय नहीं बनती। आज है, मैं आपसे बड़ी क्लैरिटी से बात कर रहा हूँ। अगर आज चीज़ें हो रही होती, आज क्या है, आज निज़ाम में तब्दीली क्या हुई है, जिन्होंने मुझे, मैं आपको 2 मिनट लूँगा, मुझे वो दे दीजिए प्लीज़, आ जाए 1 सेकंड के लिए। भुट्टो साहब को फांसी दी, किसने दी, किसके कहने पे दी, तो खड़े हो जाते। 40 साल बाद ना बताएं हमें, हमारी पैदाइश से पहले का किस्सा हमें पता है। ज़ाहिर साहब को 14 साल जेल दी, आज तक कुछ शवाहिद दिया है, फिर क्लियर हो गए वो। फिर आपने नवाज शरीफ साहब को ब्लैक डॉग डिक्शनरी के तहत आपने याद कर ली, कौन है भाई आप। फिर आपने इमरान खान की चलती हुकूमत, हमारा काम था, हम रखते, दौड़ चोड़ करते, लेटते, पैसे देते, खिलाते पिलाते, वादे करते, झूठ बोलते, सच बोलते। आपने पाबंद कर दिया, संडे के दिन हाईकोर्ट खुल गई, हाईकोर्ट खुल गई, पाबंद किया गया। क्या आप अभी 2 बड़ा कॉन्फिडेंस ले, गिरा दी, गिराने के बाद पॉपुलैरिटी ग्राफ आसमान पे है, ओह बल्ले बल्ले हो गई, खान साहब की बल्ले बल्ले हो गई। जब बल्ले बल्ले हुई तो निज़ाम ने ट्विस्ट किया, इंसाफ के निज़ाम ने, जहाँ जजा देनी चाहिए वहाँ सजा दे दी, जहाँ सजा देनी चाहिए वहाँ जजा दे रहे। लेट्स नॉट प्ले गेम्स। 8 फरवरी को फॉर्म 45 और 47 का रौला किसने किया सर? 8 फरवरी को फॉर्म 45 और 47, 2018 8 फरवरी 2018 को भी 24 फॉर्म 47 था, 2013 में भी 247 था, 2024 में भी 24 में भी फॉर्म 47 है। और आगे अगर किसने किया 8 फरवरी इलेक्शन तो 2024 को किसने किया? जिन्होंने बेल दी, जजों ने किया। फॉर्म 47 को मेरी बात सुने ना, अगर आप बेल ना देते तो क्या मैं उनको छुड़ा के लाता? राना सनाउल्लाह साहब, एक सवाल आपसे चाहूँगा जानना, और आई होप कि आप इसका बराह रास्त जवाब देंगे। खबर ये चली थी, कुछ लोगों को ऑफ़र किया गया था 8 फरवरी की रात को कि आप इलेक्शन हारे हुए हैं, आपको जितवाने के लिए कुछ किया जा सकता है। उसमें 3-4 आपकी जमात के सीधा लोगों के नाम मौजूद हैं। कहा जाता है कि राना सनाउल्लाह को भी ऑफ़र हुई थी, क्या ये बात सही है, आपको ऑफ़र हुई थी? बहरहाल इस बारे में जो है वो ना तो मैंने कोई पहले बात की है और ना ही इसके ऊपर मैं कोई बात जो है वो करनी चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़ात से मुतल्लक बात है। लेकिन अगर कुछ लोगों को इस किस्म की जो लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो अगर उनके पास कोई सबूत मौजूद हैं कि किसी को हारने के बाद जितवाया गया है, तो वो जाए ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, वो जाएं अदालतों में। जब वो सिस्टम में मौजूद हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं और पीएसी की चेयरमैनशिप उनको चाहिए, टीएडीए भी चाहिए, बाकी सारे जो है वो प्रोटोकॉल भी चाहिए, तो फिर उसी सिस्टम में ये लिखा है कि अगर किसी को इलेक्शन से मुतल्लिक़ कोई शिकायत है तो उसके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं, उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, वहाँ पे जाएं। अगर अदालत मुझे भी वहाँ पे बुला लेगी या किसी और रेलेवेंट बंदे को बुला लेगी, तो जो हक़ाइक़ हैं वहाँ सामने रख दिए जाएंगे, ताकि उनके ऊपर एक राना साहब, आपकी जमात से मैं 1 से ज़ायद लोगों से ख़ुद ये सवाल कर चुका हूँ, और मैं आपको उन जो बड़े ऑनरेबल लोग हैं, इज़्ज़त वाले लोग हैं, उनसे जो तस्दीक करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जमात से कम से कम 1 से ज़ायद ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने क्रॉस चेक किया और उन्होंने कन्फर्म किया कि हाँ 8 की रात को ये
फॉर्म 47 वाली कहानी के ऑफ़र उनके लिए मौजूद थी, और मेरा ख्याल है आपके लिए भी मौजूद थी। आप ऑन एयर इसको बता रहे हैं या नहीं बता रहे? जावेद लतीफ़ साहब तो पब्लिकली बहुत कुछ कहते हैं, तो लेकिन बाकी और आपकी जमात के लोग हैं जो इसकी तस्दीक करते हैं। नहीं, लेकिन मलिक साहब बात ये है आपको उनका नाम लेना चाहिए। नहीं ले सकते, वो खुद ले सकते। बैठने का जो मामला है उसके ऊपर भी एक से ज़्यादा लोग बात करते रहे हैं। इसके अलावा 35 पेंशन के ऊपर भी लोग जो है वो बात करते रहे हैं। लेकिन बात करने से या बयान देने से तो ये मामला हल नहीं होगा। ये मामला जो है ये हल तो तब होगा या कोई किसी फोरम पे जाके हल हो, या फिर ये है कि अगर इस सिस्टम में कोई ख़राबी है, जो कि है, कोई ये तो नहीं है कि ये कोई पहला इलेक्शन है जिसके बाद ये बयानिया सामने आया है। 18 के इलेक्शन के बाद भी यही था, 13 के इलेक्शन के बाद भी यही था, पीछे चले जाएं यही होता रहा है। 77 बल्कि इवन जो इलेक्शन फातिमा जना और अयूब खान के दरमियान हुआ था 1962 में, उसका किस्सा देख लें, वो वहाँ पर भी, यानी पाकिस्तान में सिस्टम में ये जो ख़राबी है इसको किसने दूर करना है? पार्लियामेंट ने दूर करना है या किसी और ने दूर करना है? इसके ऊपर पॉलिटिशियंस ने बैठ के किसी नतीजे पे पहुंचना है या किसी और ने पहुंचना है? तो जिन लोगों ने बैठ के इस कज़िए को हल करना है वो बैठने को तैयार नहीं है, वो एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, वो कहता है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो फिर ये इसी तरह से चलेगा ना फिर। जब आपको वाडा साहब ये नहीं लगता कि ये जो सोच थी पहले कि हम नया पाकिस्तान बनाना है थ्रू इमरान खान, तो इन सारों को चोर डाकू डिक्लेयर कर दें, अब वो रिग्रेट करने गलत तजर्बा कर लिया, तो इन तजर्बात से अगर वैसे ही गुरेज कर लिया जाए, किया ही ना जाए, तो ज़्यादा बेहतर हल नहीं है? सिस्टम इवॉल्व होगा, उसमें कुछ लोग हार जाएंगे, कुछ जीत जाएंगे। देखिए 5 साल 10 साल 20 साल लगेंगे ना। देखिए नदीम साहब, ये ना जो जिनकी डेमोक्रेसी, जिन मुल्कों को आज़ाद हुए 100 से ऊपर साल हो जाते हैं ना, तो आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में फिर इवॉल्व और रिवॉल्व होना शुरू होता है सिस्टम। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि चॉइसेस हमारे पास बहुत लिमिटेड है। हमें डेमोक्रेसी भी रखनी है, ठीक है, उस डेमोक्रेसी के अंदर प्रॉब्लम्स भी रखनी है, उनको फेस भी करना है, और इकोनॉमिकल मेल्टडाउन के तहत आपका प्रॉब्लम ये है कि हम शाय अवे करते हैं चीज़ों को बोलने में। हम जाके पैर पड़ जाते हैं कमरों के अंदर, बाहर निकल के हम डेमोक्रेट्स बन जाते हैं। आपको जब पैसा चाहिए होता है बैरून मुल्क, आप कहते हैं फ़ौज को पैसा ला के दो। जब आपको शहादतें देनी होती है तो आप कहते हैं बॉर्डर पे आप खड़े हो जाओ। सियाचिन में जंग लड़नी होती है, आप कहते हैं आप खड़े हो जाओ। जब दुनिया के ममालिक में फॉरेन मिनिस्ट्री के जो काम हैं, वो जब अनरेस्ट पे आप पॉलिटिशियन अपनी हमाकत से, ज़बान से पुट्ठे सीधे ले आते हैं, तो आप कहते हैं फ़ौज को जाके बात करो, DGI को भेजो। ये आज से नहीं, सदियों से चलता आ रहा है। जब आप सारे अपने और उनका क्या काम है कि वो कर्टन के पीछे रह के क्रेडिट भी नहीं लेते और करके भी देते, और फिर वो गालियाँ भी खाएं, बातें भी सुने, इल्ज़ामात भी लें, शहादतें वोट दें। आपके ख्याल में असल जो खराबी है वो है ही पॉलिटिशियन है? नहीं, जुडिशल सिस्टम। अब मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि पहले जुडिशल सिस्टम ठीक करें, फिर पॉलिटिशियन को ठीक करें। देखिए 96-97% पे ये हमारा इदारा चल रहा है। इसमें पिछले अदवार के लोगों ने इसमें 5% 4% का डेंट डाला, 91% पे आज भी है। देखिए आज इंस्पिरेशन हमारे लिए कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ये सब अनरेस्ट है। जो आरिफ हबीब साहब ने दी है बयान, बहुत ज़बरदस्त बयान, बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, अच्छा इंसान है, बड़ी कदर करता हूँ उनकी। उन्होंने हमेशा अच्छे एडवाइस सभी को दी है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। उनका कहने का मकसद घुमा के शब्द अपने मतलब का ले लिया नहीं, उन्होंने कहा कि जो अनरेस्ट है, ये मार धाड़, गालम गलोच, मौला जट। देखिए आज सेनेट के अंदर इजलास हुआ, तहम्मुल से उनकी बात भी सुनेगी, इनकी बात भी सुनेगी, हमारी बात भी सुनेगी। दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। हम लॉ बनाने वाले हैं, हम कानून बनाएंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे, समराइज भी हम करेंगे, डिफाइन भी हम करेंगे। तो बाहर बैठ के हमारे बताए हुए कानून के अंदर ब्लैक लॉ डिक्शनरी संडे के दिन दफ्तर खोल के ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कर रहा सर, मेरे लिए जज सर, मैं आपको ये बड़ी क्लियर करने की जरूरत है। जज क्या होता है सर? उसके पास कलम की ताकत और उसका इम्पैक्ट ये हो कि इंसान बदल जाए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता, मैं बंदियाल साहब के सामने पेश हुआ, जस्टिस मंसूर शाह साहब के सामने पेश हुआ, और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के आगे पेश हुआ। उनका कॉन्डक्ट क्या था? वो हम्बल थे, उनके कलम में ताकत इतनी थी कि वो मुझे फांसी पर चढ़ा देते। उन्होंने मुझे इमोशनली चार्ज किया कि मैं मॉरली, मेरी बाइंडिंग हो गई कि मैं कहूँ सर जो आपने कहा वो तो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन मैं मॉरली अपनी इस सेनेट की कुर्सी से इस्तीफा भी देता हूँ, ये PTI बनती है। मैं आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड जब मैं कोर्ट के अंदर आ रहा था ये बात करने। मैं कहीं से नहीं तैयार था। मैं तो अगर मेरे हक में फैसला होगा तो मेरा किसी का बाप भी मुझसे कुर्सी नहीं ले सकता, कानूनी तौर पर कोई नहीं ले सकता था। लेकिन मैं मॉरली उन जजेस की डिसीजन मेकिंग, फेयरनेस और हम्बलनेस, फलता हुआ दरख्त था ना, झुका हुआ था, उससे मैं आगे बढ़ा। तो आपकी मॉरली इमोशनली आपको चार्ज कर दिया। मुझे तो अब डर लगता है अगर मैं जा रहा हूँ किसी जज के पास और जज
के साथ मेरे खानदानी दुश्मनी, एक मिसाल है, मेरे वालिद की दुश्मनी हो और मेरा केस लग जाए तो मैं तो मर जाऊंगा, मैं कभी नहीं जाऊंगा उसके आगे। हालांकि होना चाहिए कि मैं जब जज के आगे जा रहा हूँ मुझे फिक्र हो मेरे केस पे मेरिट में फैसला होगा। अब आप चीफ जस्टिस साहब मुझे आज बुला लें, मैं हर बार कहता हूँ, पिछले वाले ने भी नहीं बुलाया, ये भी नहीं बुलाया, मेरा काम इन्वेस्टिगेशन करने का नहीं है, मेरा काम है सच बताने का। मैं खान साहब के करीब था, 2 जजेस थे जिन्होंने खान साहब को कंटेनर में फ़ोन किया, उनमें से एक जज आज भी मौजूद है। 2 जज थे, ये जरा खबर चलाइए। ठीक है सर, 2 जज थे जिन्होंने इमरान खान को, आप कह रहे हैं, कंटेनर में फ़ोन किया। देखो सर, वो कौन कौन से जज थे? नहीं सर, मैं तो जब चीफ जस्टिस साहब बुलाएंगे तो बोलूंगा ना। एक जज अभी भी मौजूद है, ये खबर बड़ी करके चलाइए। दूसरी चीज़ ये, 2 जज आप कह रहे हैं जिन्होंने इमरान खान को कंटेनर में 2014 में, अगस्त 2014 में नहीं सर, अभी वाले धरने की बात कर रहा हूं। अभी वाले में? जी सर, अभी वाले धरने में फ़ोन किया। अभी वाले में? अभी वाले में, ये 25 मई वाले में? अभी वाले में सर, इससे पहले जब पहला 25 मई वाले, जब पेशावर से आ रहे थे? नहीं, जब ब्रेक हमने नहीं, जब हम इस्लामाबाद में पहले चढ़ाई करने गए हैं, ठीक है सर, जब हम पहला धरने का पहला फेज जो था, जो रिवर्स हुआ, जब आप सबने कहा ये छोड़ के चले गए इस्लामाबाद से, वो वाले धरने की बात कर रहा हूँ। ये सेकंड लास्ट टू बी एग्जैक्ट, ठीक है सर, सेकंड लास्ट धरने। जब पेशावर से खटक सर, यहाँ जब हम आए ना, जब हम यहाँ से लॉकडाउन इस्लामाबाद जब आपने कहा था तब हम यहाँ से जब वापस गए हैं ना, हाँ। जब वो बच्चे जो गरीब हमारे KPK से आए थे, नंगे पैर, भूखे हाल, बाथरूम खाने के बगैर, जिनको हम छोड़ छाड़ के चले गए थे, 2 जजों ने अंदर फ़ोन किया था। उन्होंने कहा था आप रिवर्स हो जाए, आपके हिसाब से चीज़ें कर ली जाएगी। ये मुझे इस तरह पता है कि 4 आदमी है जिनको खान साहब ने बात बताई और हमें वेरीफाई भी। वो 4 कौन? ठीक है, वो तो 4 सर मैं तो नहीं बोलूंगा ना, जब चीफ जस्टिस साहब बुलाएंगे तो लेकिन एक जज आप कहते हैं अभी भी है। बिल्कुल है। और उन जज की खासियत भी क्या है, वो 4 उन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए केस किए, फैसले दिए जब उनकी बल्ले बल्ले हो रही थी, फिर इमरान खान के लिए वो चेंज हो गए। और ये खबर, बड़ी खबर चलाई है जी, गेम्स है पर्सनल, इसमें आपको आप सर इंटरफेयर करना होगा। इसकी पहले वजाहत ले लूं, राना सनाउल्लाह साहब, क्योंकि इनकी जमात उस वक्त हुकूमत में थी। राना साहब ये कह रहे हैं 2 जजों ने कॉल किया, एक जज अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, इमरान खान को, जब वो धरना कर रहे थे। क्या आपके नॉलेज में ऐसी चीज़ें हैं? नहीं, हमारे नॉलेज में तो ये चीज़ नहीं है, लेकिन वाडा साहब की बात को डाउट करने का भी मेरे पास कोई जो है वो ज़रिया नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं तो दुरुस्त हो सकता है। इससे पहले भी आपके इल्म में होगा कि इमरान खान साहब ने भी एक मरतबा बात की थी, एक जज साहब का नाम लेके उन्होंने तो कहा था कि उनका मुझे फ़ोन आया कि आप ये क्यों इधर बाहर फिर रहे हैं सड़कों पे, आप इधर हमारे पास आएँ। तो उसके बाद फिर हमने पिटीशन आके दायर की, उस पिटीशन का फ़ैसला जो है वो फिर मियाँ नवाज शरीफ के जो है वो माजूल करने, नाहिल करने पे हुआ था। सर लेकिन एक राना साहब आप बात बता सकते हैं कि क्या नवाज शरीफ को निकालने में सिर्फ जाजी कार फरमा थे या उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का रोल था? ये तो आप बता सकते हैं। नहीं, देखें, इस्टेब्लिशमेंट का रोल बिल्कुल होगा, लेकिन मामला ये है कि जो लोग आइनी तहफ़्फ़ुज़ लेके अपने जो है वो ऑफिस में अपनी पोजीशन में बैठे हों, अगर उन्होंने ये काम करना है अंडर प्रेशर होके, मेरा नहीं ख्याल कि साकिब निसार साहब ने जो किया वो उस प्रेशर का नतीजा था। साकिब निसार साहब ख़ुद भी कमिटेड थे, ख़ुद भी वो इस बात के ऊपर जो वो कर रहे थे उसके ऊपर वो ख़ुद भी कन्विंस थे। तो ये मुशाहिदुल्लाह खान, अल्लाह पाक उनको मग़फ़िरत फरमाए, आपको पता है कि उनको किस इंटरव्यू की बिना के ऊपर वो वजारत उनकी गई थी? आपको पता है कि उन्होंने इल्ज़ाम किसके ऊपर आयद किया था? किन्होंने? वो मुशाहिदुल्लाह खान ने। वो जो उन्होंने कॉल इंटरसेप्ट करने की बात का जिक्र कर दिया था, उसके बाद वो अपनी वजारत से हाथ धो बैठे थे। धरने के अरेंज करने के लिए उन्होंने उस वक्त के, जो बाद में शुजा नवाज साहब ने भी अपनी किताब के अंदर भी जिक्र किया, और उसके बाद मुशाहिदुल्लाह खान की वजारत गई, तो ये खुला आपकी हुकूमत की तरफ से इशारा था कि कॉल्स इंटरसेप्ट हो गई। जनरल राहील को बुलाया गया था, नवाज शरीफ ने उनको आगाह किया, उसके बाद मुशाहिदुल्लाह की छुट्टी हो गई। बहरहाल मैं उस वाक़े की जो है वो तफसील से आगाह नहीं हूँ, लेकिन मामला ये है कि ये कह देना। ब्रेक करीब आ गया जी, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे। वेलकम बैक। अली मीन गंडापुर साहब की जितनी दफ़ा इमरान खान से मुलाकात होती है उसके बाद एक ऐसा धांसू सा बयान ज़रूर आता है। मुझे लगता है कि उनसे मुलाकात के बाद या तो वो ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं, तो या उधर से ज़्यादा कुछ दबाव ऐसा आता है जिसका इजहार उनके किसी न किसी बयान से होता है। अभी वाली स्टेटमेंट जो है वो भी काफ़ी ख़तरनाक वाला बयान है। दिखाइएगा जी क्या कहा उन्होंने।
ये आने वाला वक्त, ये आने वाले कुछ दिन, इसमें अगर कोई ऐसी तब्दीलियां ना आई जो कि आनी चाहिए और वो हक ना मिला, तो फिर एक सूबा है, वो है खैबर पख्तूनख्वा, और उसका मुझे बनाया इमरान खान ने वज़ीर आला। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि फिर वो सूबा जब निकलेगा, तो वो सूबा फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा, इन चोरों की हुकूमत भी गिरा के जाएगा। और एक दफा पहले मुझे सजा दी आप लोगों ने कि मैंने एक ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में, इस हुकूमत से इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे। बताइए जनाब, बड़ा सख्त किस्म का। नहीं सर, ये तो सबसे ज़्यादा आज की हिस्ट्री में अगर कभी गंडापुर ने बयान दिया है तो सबसे मजाकिया, और इसकी बात मेरा तो कुलीग रह चुका, मेरा दोस्त भी है, ये सिर्फ उसने मैसेज किया है कि खान साहब को जाकर बता दें कि उसने बोला, इसमें तो जान ही नहीं है इस बात के अंदर। आज तो बिल्कुल ही दिल से नहीं है, दिमाग से भी नहीं है, बस खाना पूरी कर रहा है। जैसे आप मुझे बुला के बोले कि जापानीज रेस्टोरेंट के अंदर सुशी खाने बुलाए और मुझे उसमें कढ़ाई रख दे, तो मैं किस मुंह से खाऊंगा? ये आप उनको मजाक कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सख्त बयान है। नहीं सर, नहीं है ना सर, नहीं है सर, नहीं। गंडापुर बड़ा स्मार्ट प्ले कर रहा है सर, गंडापुर गवर्नमेंट के साथ बड़ा प्यार से बातें कर रहा है सर। तो ये वाला पैगाम जो असेंबली में कहा है, कोई नहीं सर, ये सिर्फ इमरान के लिए, इमरान खान साहब के लिए कोई, अच्छा इमरान खान साहब को भी कोई पहुंचाएगा नहीं ये बात, उन सबको भी पता है पहुंचाने वालों को कि ये उसने जापानीज रेस्टोरेंट के इनवाइट पे आया और कढ़ाई उसको दे दी है, उसका मूड ही खराब, ना उसका दिल है, ना दिमाग है, ना बॉडी लैंग्वेज साथ है, क्योंकि इसको बिल्कुल भी, ये तो आज की इससे पहले की स्टेटमेंट शायद मैं कहता 1% 2% जान है। अब तो मुझे पता है सर। मतलब आप क्या चाहते हैं? चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं मैं इस्लामाबाद पे कब्जा करूंगा, और क्या चाहते हैं, क्या करे वो? सर छोड़े ना, मैं बड़ा हूँ इस पार्टी के अंदर, तो उसे कहे कि इस्लामाबाद आ जाए, कब्जा तो बहुत आ जाए, इसी वेव के साथ आ जाएगा सर। मैं आपको बता, आज ट्रेजरी और अपोजिशन में बैठा हूँ। इमरान खान में ये ख्वाहिश मौजूद है कि केपी से कोई लॉन्ग मार्च लेकर अली मीन गंडापुर खान साहब की ख्वाहिश तो ये है कि वो फिर आई डोंट नो को हदायत हो जाए, वो अभी भी एक जेन्युइन मौला जो ढूंढ रहे हैं 9 मई वाले, वो अब नहीं उनको मिलेंगे। 9 मई वाले जो मर गए हैं, फंस गए हैं, ख्वार हो गए हैं, जिनको हमने छोड़ दिया और हमने कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इमरान की ख्वाहिश मौजूद है कि और धरना हो इस्लामाबाद? तो धरने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो अब अपनी सियासत को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करें, इस झगड़े से निकलें। झगड़ा भी करेंगे जब मजबूरी हो, लेकिन ये झगड़ा जो हम करने बैठ गए तो दुश्मन वाली झगड़ा कर रहे हैं। हम दुश्मनों थोड़ी हैं, हम मुखालिफ हैं, हम दुश्मन नहीं है। मैं नून का मुखालिफ हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। मैं पीपल्स पार्टी का मुखालिफ हो सकता हूँ, दुश्मन नहीं हो सकता। अभी तो आपने सबने आपको मोहब्बत से सेनेटर बनाया। नहीं सर, मुझे किसी सबने नहीं बनाया सर, मैं आपको बड़ा क्लियर रखूँ। मुझे MQM ने सपोर्ट किया और पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया, मुझे किसी सब ने नहीं किया सर। मैं नून लीग के पास ना चल के गया हूँ, ना मैंने मांगा है, ना राना साहब के साथ मेरा ताल्लुक अच्छा रहा है। जब इनके ऊपर गलत केस भी बना था, मैं काबीना में लड़ पड़ा था। बात कर दी है ना आपसे? बिल्कुल है सर, बिल्कुल एहतराम है सर। जरदारी साहब ने आपको गाली है। जरदारी साहब मेरे बड़े हैं सर, मुझे तो कोई शर्म नहीं है सर, जो है वो मुंह पे भी हूँ। मैं पीठ पीछे ये नहीं कर सकता सर कि पीछे कहूँ, सामने जाके कहूँ आप बहुत अच्छे, बाहर जाके कहूँ ये बहुत बुरे। नहीं सर, नहीं। या मैं दुश्मनी करता हूँ, या मैं दोस्ती करता हूँ, या मुखालफत करता हूँ। इमरान साहब के लिए मैंने जंग लड़ी है मिनिस्ट्री के अंदर, कैबिनेट के अंदर, वज़ीर आज़म के, दोनों को कटहरे पे खड़ा किया था मैंने, कहा गलत केस बनाया है। वो और बात है, राना साहब हमारे लिए बोल रहे, किसी भी कबीले का भी जिक्र करते हैं, वो क्लिप्स आते रहते हैं हमारे पास। मैं तो इग्नोर इसलिए करता हूँ, राना साहब से मेरा ताल्लुक है, कोई बात नहीं। अगर वो कह रहे तो कह रहे थे, उनको पता है जब भाई खड़ा होगा तो जड़े में मारेगा। राना साहब के ऊपर हीरोइन का केस किसने बनवाया था? सर 3rd क्लास केस था, झूठा केस था। उस वक्त काबीना में कहा, राना साहब मौजूद है, इनसे अभी पूछे आप कौन था उसके पीछे? आपने मुझे जियो के, क्योंकि हम पॉलिटिशियंस था, कौन उसके पीछे? उसके पीछे जो उस वक्त की जो वजीर था या जो उस वक्त के लोग थे, उन सबने वजीर तो कहते मैं नहीं था, वो तो कहते हमने उससे हेल्प लिया था, उसने कसम उठाई थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी सर देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वजीर की थी ना। वजीर आए कहता, देखिए सर ANF की आप बात कर रहे हैं तो मैं ANF को कब ब्लेम क्यों तब ब्लेम करूंगा जब मैं उसका मिनिस्टर ना होता। मिनिस्टर अगर है और ANF करे, मैं अगर किसी जगह वजीर हूं और मेरे नीचे 2 स्टार कोई काम करे, तो अगर मैं बहुत ही मजबूर कमजोर होऊंगा तो मैं आके ये बोल दूंगा भाई मैंने नहीं किया, इसने किया। ये तो मेरी बड़ी क्लैरिटी अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन मैं राना साहब से, आप अभी पूछें, राना साहब मौजूद है कि राना साहब, हम पॉलिटिशियंस की वो बड़ी तेज़ होती है, हमें पता चल जाता है किसने क्या बात की मेरे लिए। राना साहब मुझे जियो के प्रोग्राम के अंदर मिले नीचे, उन्होंने मुझे कहा मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था कि तुम कैबिनेट में खड़े हो जाओगे मेरे लिए, क्योंकि तुम मेरे मुखालिफ हो। मैं सर मैं पार्टी का मुखालिफ हूँ, ये नाजायज़ आपके साथ हो रहा है, इसलिए मैंने इमरान खान साहब को कन्विंस किया कि ये एक झूठा और 3rd क्लास और घटिया केस बनाने की कोशिश की है। इमरान को पता था? नहीं, इमरान खान साहब को पता नहीं था। इमरान खान साहब ने यकीन किया दूसरी दफा, लेकिन 3rd टाइम और फर्स्ट जब DGNF को बुलाया गया तो उसने इमरान के सामने कहा था, उन्होंने क्लियर किया था, मैंने उसके बाद वीडियो दिखाए। क्या बोला था DGNF ने?
उन्होंने कहा था कि उन्होंने मिनिस्टर की बात को इंडोर्स किया था कि वो डीएजी एनएफ भी बड़ा क्लेवर आदमी होता है। जब वो ऐसी सिचुएशन में आता है प्रेजेंटेशन देने, तो हर चीज़ मिनिस्टर की अप्रूवल से, मिनिस्टर के इशारे से चलता है, और मिनिस्टर को मुखातिब कर रहा था। लेकिन जब मैंने उनसे सवाल ये किया एएनएफ के साहब से कि आप मुझे वो वीडियो दिखा दें, तो मुझे मिनिस्टर ने जवाब ये दिया कि उस राना सलाम साहब का गनमैन थे। तो मैंने कहा अच्छा, तो गनमैन इतने प्राइवेट मेरे पास भी बहुत है अल्लाह की मेहरबानी से, लेकिन क्या मैं स्टेट के ऊपर तान सकता हूँ? तो मेरा बाप भी नहीं तान सकता, ना दुनिया में कोई तान सकता है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे राना साहब से बात करते हैं। ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब, आपका अभी रिसेंटली मैंने एक स्टेटमेंट देखा कि ये हीरोइन वाला जब आपके ऊपर वो ड्रामा चाया गया था, तो उसके बाद आपका जनरल बाजवा से इंटरेक्शन हुआ था, वो क्या था? देखें, वो पार्लियामेंट में एक मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में जो है वो ये बात हुई थी, और मैंने उनसे कहा था कि ये जो मेरे ख़िलाफ़ केस बनाया गया है, तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि एक सर्विंग ऑफिसर जो है वो किसी अदारे की सरबराही कर रहा हो, और वो मामला जो है वो इस नौइयत का हो जिस नौइयत का केस मेरे ख़िलाफ़ बनाया गया था। तो ये आपकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता, और अगर मर्ज़ी के बगैर हो तो फिर वो ऑफिसर जो है वो 3 दिन में घर जा सकता है। तो इसलिए आप इस बात के ज़िम्मेदार हैं। तो बहरहाल उन्होंने इससे इनकार किया कि नहीं जी, मैं जो है वो ज़िम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल हकीकत जो है वो इसी तरह से थी कि ये मामला आपने कन्फ्रंट किया उन्हें? बल्कि जी, मैंने बिल्कुल उनको ऑन द फेस ऑफ हिम उनको कन्फ्रंट किया। और उनका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन में तो खैर उन्होंने यही कहा कि जी नहीं, ये मेरे इल्म में नहीं था। लेकिन चलिए, अगर इल्म में नहीं था तो दूसरे तीसरे दिन तो इल्म में आ गया था ना। सारे मीडिया पे सारे अपना जो है वो इंटरनेशनली जो है वो ये चीज़ सारी चली गई थी। तो उसके बाद अगर वो एक्शन लेना चाहते, या वज़ीर आज़म जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री था, अगर वो ऑन बोर्ड नहीं था, उसकी मर्ज़ी शामिल नहीं थी, तो फिर इसके ऊपर एक्शन हो सकता था। ये केस जो है ये देयर एंड देन जो है वो विड्रॉ हो सकता था, ख़त्म हो सकता था। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। मैं कोई तकरीबन 6-7 माह जेल में रहा, और उसके बाद फिर मुझे जाके हाई कोर्ट से जो है वो बेल मिली। ट्रायल कोर्ट का जज जो है वो मेरी बेल सुनने के बाद ही वाज अनाउंस करने वाला था मेरी बेल, तो उसको व्हाट्सएप के जरिए जो है वो तब्दील कर दिया गया। तो ये सारे ड्रामे, आज तो बड़ी बातें हो रही कि जी वो ये हो गया जी, वो हो गया जी, प्रेशर आ गया। तो उस वक्त भी तो ये सारा कुछ होता रहा है। तो उस वक्त जब ये कर रहे थे, तो उस वक्त तो कभी इन चीज़ों का ख्याल नहीं आया था। तो राना साहब, अगर यही कुछ हम करते रहेंगे, अफसोसनाक सूरत हाल है, तो हम फिर आगे तो नहीं चल सकते। आज भी जो बहुत सारे मुकदमात हैं इमरान के, मेरा ख्याल नहीं है कि वो बनने चाहिए थे। आप सियासी मुखालिफ हैं, हो सकता है आप मेरे से इतफाक़ ना करें, लेकिन किसी के ख़िलाफ़ ये इद्दत वाले मामला को इस तरीके से उछालना कोई इज़्ज़त वाला मामला नहीं है। गुरेज करना चाहिए था। तो हम इससे बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? लेकिन मलिक साहब, बात यह है कि इस सूरत हाल से निकलने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो हम अब भी कह रहे हैं, 21 अक्टूबर को पूरी कौम के सामने और उस जलसा आम में भी पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी थी। मियाँ नवाज शरीफ ने ये कहा था कि जब तक हम सब में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, इस्टेब्लिशमेंट भी थी और जुडिशरी भी थी, कि जब तक हम सब सर जोड़ के नहीं बैठेंगे, उस वक्त तक हम मुल्क को इस दलदल से, इस सूरत हाल से नहीं निकाल सकेंगे। आज भी इसका यही हाल है। लेकिन अब आप देखें कि इसका फिर ज़िम्मेदार कौन है। वो कौन है जो कि बैठने को तैयार नहीं है, जो गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है, जो किसी के साथ जो है वो बात करने को तैयार नहीं है। और ये सूरत हाल जो है ये 2014 से 10 साल हो गए हैं कि इस सूरत हाल में इस मुल्क को इस नहज पे जो है ला खड़ा किया है। इसका एक ही आदमी जिम्मेदार है। बहुत नुकसान पहुँचा है हमने 10 साल से इस मुल्क को। राना साहब, बहुत नुकसान पहुँचाया। नहीं, एक बंदा नहीं है, पूरी वो सोच है जो नया पाकिस्तान लाने के पीछे कार फरमा थी। 2011 अक्टूबर लाहौर जलसे से उसका आगाज़ हुआ था। तो मैं आपसे भी वाडा साहब इसके ऊपर जानना चाहता हूँ, हमें पाकिस्तान को आगे चलाना है, लोगों को बेहतर करना है कि नहीं करना, कि इसी खेल में लगे रहें? सर, आपको अदालती निज़ाम ठीक करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी।
और जिन जिन की उम्र होती जा रही है, जो एक्सपायर्ड होते जा रहे हैं, उनको साइड पे करते हैं, नए लोगों को आने दें। देखिए, जब तक आप नए लोगों को आने नहीं देंगे, कब तक आप गलत चीज़ को जस्टिफाई कर। राणा सदावर साहब की पार्टी में कोई ऐसा हो सकता है कि इमरान खान के ऊपर गलत केस हो और खड़ा हो जाए हमारी तरह? मैं इनके लिए खड़ा हुआ था, मैं पीपल्स पार्टी की शर्जील की मिस हैंडलिंग में खड़ा हो गया था। सर, आपका ज़मीन है ना, आपकी मुखालफत है, लेकिन जो गलत है वो गलत है, किसी के साथ भी गलत हो। इनके घर के ऊपर कोई बात हुई थी, हमने आके टीवी पे कहा था कि बकवास बात है, कि ऐसी घटिया बात करनी नहीं चाहिए। इनकी फैमिली हमारी फैमिली है, हमारे इख्तलाफत 100 हो सकते हैं किसी के साथ, लेकिन इनका घर हमारा घर है, आपका घर हमारा घर है। पीटीआई के घर में भी कोई चीज़ होगा, हमारा घर है, उनकी माँ बहन बेटी है, हमारी माँ बहन बेटी हैं। इख्तलाफ आप दुनिया से कर सकते हैं सर, तरीका इख्तलाफ होना चाहिए। आप लड़ाई, दुश्मनी, मार धाड़, गालम करो, चार दीवारी का फ़र्क ख़त्म कर दें। देखिए, लीडर जब इन पीछे से थपकी लगाता है ना, तो रॉकेट की तरह वर्कर आगे जाता है, उसकी स्पीड रॉकेट से ज़्यादा तेज होती है। यही लीडर्स हमने एक्सप्लॉइट किया, हर पॉलिटिकल पार्टी ने, वेदर इट वाज पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी और एनी एमकेएम फॉर दैट मैटर। आगे निकलना है हमने कि नहीं निकलने के लिए अदालती निज़ाम ठीक करें, अपनी पार्टियों में खड़े हो जाएं, जब गलत इकदाम होने लगे अपने लीडर को झंझोड़े, रोकें। अगर आप मुखलिस है, राणा साहब से पूछे ना आप, राणा साहब ने मुझे कहा था, नहीं कहा था, मैं तो उस वक्त राणा साहब को जानता भी नहीं था कि आपने मेरे लिए बात की है, मैं शुक्रिया अदा करता। राणा साहब आपने कही थी मुझसे ये बात? जी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे ये बात जेल में मालूम हुई थी, और वाडा साहब ने उस मामले में जो है वो वहाँ कैबिनेट के इजलास में इन्होंने बात की थी, और मैंने बिल्कुल बाहर आके मैंने मैसेज भी भेजा था, लेकिन बाद आके मैंने खुद भी इनका शुक्रिया अदा किया। और इसमें कोई शक नहीं है कि वाडा साहब जो है अक्सर औकात बातें सही और सच्ची कर जाते हैं। अक्सर औकात, हमेशा नहीं कहते, अक्सर औकात कहते हैं। आज वाडा साहब का एजेंडा ये है कि उन्होंने जजों को रगड़ा लगाना है, इसलिए जजों के ऊपर फोकस रखा हुआ है आज उन्होंने। सर, अगर मैं जजों को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, लेकिन वाडा साहब जो बात कह रहे हैं, वाडा साहब जो बात कह रहे हैं कि जी जुडिशरी को ठीक कर दें, वो भाई जुडिशरी को भी तो पार्लियामेंट ने ठीक करना है ना, आइन पार्लियामेंट ने बनाना है। जब तक सियासी जमातें, पॉलिटिकल पार्टी, जो लोग जिनकी नुमाइंदगी है पार्लियामेंट में, ये लोग नहीं बैठेंगे, ये किसी मसले को हल नहीं करेंगे, उस वक्त तक कैसे हल होगा? ना जुडिशरी का होगा, ना एस्टेब्लिशमेंट का होगा, ना पॉलिटिकल पार्टीज का होगा, ना इलेक्शन का होगा। तो मामला ये है कि शिबली साहब है ना, शिबली फराज साहब है, राणा साहब, शिबली फराज साहब ना, ये बैठ के बात करने बहुत पसंद है। वैसे भी खड़ा रहा वो आदमी उस सेनेट के अंदर। आज भी उन्होंने लोग देखे जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, 9 मई के अंदर मुलव्विस होने के बाद खिलाफ सब कुछ खान पे डाला है और उसी कुर्सी पे बैठे हैं। तो कम से कम मुझ में इतनी करेज तो थी कि मैंने वो सीट भी वापस की, और मैं उस वक्त खान साहब की पार्टी से निकाला गया जब खान साहब चांद पे थे और पार्टी सितारों पे खड़ी थी। मैं आज उनकी शक्लें देख के सोच रहा था, 3 शक्लें बना के बैठे। शिबली फराज की मैं इसलिए इज्जत करता हूँ कि वो खरा आदमी है, उस वक्त भी खरा था, आज भी खरा, और वेल डिजर्व पोजीशन पे बैठा जाता। अच्छा, शिबली फराज तो अहमद फराज का बेटा है, अगर कोई 2 नंबर काम करेगा तो मैं खुद उनसे पूछूंगा कि आपने किया, लेकिन खुद भी अच्छा। लेकिन आपकी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर आप तब उसका हिस्सा नहीं है। अभी तक जो सूरत हाल है, मुझे लगता है 4 अलग-अलग ग्रुप हैं उसके अंदर, सारे अपनी अपनी गेम कर रहे हैं, 4 को ग्रुप बने। सर, हमने तो पहले ही बात कही थी, अब अभी भी खान साहब नहीं समझ रहे, तो फिर हम तो गलत नहीं हुए ना सर। हम तो आज भी उनके सबक पढ़ाए हुए पे खड़ा हूं मैं, वो भूल गए। आज भी वो पहले गंदों से निकले, फिर गंदों में फंस गए। आज 4 नहीं सर, 6 ग्रुप्स हैं उसके अंदर, पार्टी तितर बितर कर। कौन से ग्रुप? उमर चीमा जैसे आदमी को आपने पार्टी के अंदर टिकट नहीं दिया, आप क्या जस्टिफिकेशन की बातें कर रहे हैं? उसका नाम भी कोई नहीं लेता, वो हथकड़ियों में उसकी मैंने कुछ दिन पहले दाढ़ी बड़ी तस्वीर देखी। सर, वो बंदा ठीक है, उसका आपकी जमात में आप फिर आप कह रहे हैं पीटीआई के बंदे उसका नाम भी नहीं लेते। सर, इसलिए नहीं लेते ना कि इनसिक्योर है, मुनाफकत है। पीटीआई में आपको दुश्मन की जरूरत नहीं, खान को गिराने वाली भी पीटीआई है। खान, हम सबको घसीटने के लिए बाजार का आदमी नहीं चाहिए, कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए। ये सब आपने भूखों के आगे पराठा रख दिया था, प्रॉब्लम ये हुई है। अच्छा राना साहब, एक आपकी जमात को कुछ काम करना चाहिए। मैं अक्सर इसके ऊपर सवाल करता हूँ, लेकिन आपसे पूछना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने खुद काफ़ी सफ़र किया हुआ है। डॉक्टर यास्मीन राशिद कोई 74 साल की खातून है, कैंसर सर्वाइवर है, वो आज भी अदालत के अंदर पेश हो रही थी। इसी तरह आलिया हमज़ा है और ख़वातीन है उनकी। कुछ हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता निकालना चाहिए। इस तरीके से दुरुस्त नहीं है ये मामला जैसे हम पाकिस्तान को चला रहे हैं। उनको बेल दें, मुकदमात का जो फैसला होगा। देखिए मलिक साहब, बेल तो खैर अदालत ने देनी है, लेकिन इन मसलों को हल करने के लिए जो रास्ता जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो तो जब तक पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज़, लीडरशिप जो है ये आपस में बैठेंगे नहीं। ग्रीवेंसेस जो हैं वो सभी के हैं, हर तरफ हैं।
जब तक ये बैठेंगे नहीं, ये आप मुझे बताएं कि ये मामला किस तरह से हल होंगे। इसके अलावा कोई रास्ता और है? दुनिया में जो है वो इस किस्म के मसाइल जो हैं वो लोगों ने बैठ के हल किए हैं। एक दूसरे के मुखालफ दुश्मन बैठे हैं और अपने अपने मामलात के ऊपर जो है वो उन्होंने उनको रिजॉल्व किया है। तो इसके बगैर आप मुझे बताएं कि ये हाउ इट इज़ पॉसिबल। क्या इसी इलेक्शन के बाद डायलॉग होना चाहिए, इसके ऊपर बड़ा डायलॉग जिसमें नवाज शरीफ हो, चीफ जस्टिस बैठे हों, आर्मी चीफ हो, आप अपोजिशन से इसको इमरान खान को साथ बिठाएं, आप जरदारी साहब को साथ बिठाएं, 5-6 बंदे सिर्फ बैठे हो हमारे कैमरों से दूर, लेकिन वहाँ बैठ के आप पाकिस्तान के ये 5-6 में से ये 5-6 में से मेरा ख्याल है 4 या 5 बैठने को तैयार हो जाएंगे। एक 10 साल से तैयार नहीं है और उसके होने का भी कोई इम्कान जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और यही जो है वो इस वक्त हमारे सिस्टम की, मुल्क की बदकिस्मती है। बॉर्डर साहब अभी भी ऐसा कोई डायलॉग नहीं होगा? सर देखिए, पीटीआई के मेजॉरिटी मुखलिस ही नहीं है चेयरमैन के साथ। वो चाहते हैं अंदर रहे, इसकी पॉपुलैरिटी के हम फल तोड़ के मजे करते हैं। ये बदनसीबी है इस पार्टी की। पाकिस्तान आगे कैसे चलेगा? सर पाकिस्तान से एक ही तरीके से आगे बढ़ सकता है, हमारा अदल का निज़ाम ठीक हो जाए, सब ऑटोमेटिकली अपने अपने स्पॉट्स पे चले जाएंगे, बॉक्स में जाएंगे। और ये बात सही राणा साहब कह रहे हैं, मैंने आज सेनेट में कहा है, हम सेनेट के पेटी बस भाई बनेंगे, मैं बनाऊंगा इनको। अगर पीटीआई के ऊपर कुछ होगा तो सारे सेनेटर खड़े होंगे, नून पे होगा तब भी खड़े होंगे। ये हमारी कमजोरी है कि हमारी पगड़ियाँ उछाली गई, हमारी अब पगड़ी उछालेंगे तो हम पगड़ियों का फुटबॉल बना देंगे। सर आप जो मर्जी फुटबॉल बनाएं, लेकिन जुडिशरी खिला में ठीक नहीं होती। आप अगर इस बात पे आप थोड़ी तवज्जो दें, वाडा साहब इसको अपनी मर्जी से जिस तरह से मर्जी इसको जो है वो एक्सप्लेन करें या तस्लीम करें या ना करें, इनकी पीटीआई में लड़ाई या जो वहाँ से इनको धक्का लगा उसकी बुनियादी वजह क्या थी? बुनियादी वजह यही थी कि जो काम बानी पीटीआई 26 नवंबर को इंसानों का समुंदर ला के रावलपिंडी में करना चाहते थे, इन्होंने यही कहा था ना कि ये ना करें, ये इसके बड़े बुरे नतायज जो है वो निकलेंगे। तो उन्होंने वो किया भी और इनको भी जो है वो धक्का दे के साइड पे कर दिया। तो मामला ये है कि साइड पे नहीं किया राणा साहब, आप पोलाइट बात कर रहे हैं राणा साहब, बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा आपने कहा, मुझे धक्का देके निकाला गया, साइड पे नहीं किया। आपका शुक्रिया कि आप पोलाइट वर्ड मेरे लिए यूज करें, लेकिन मुझे निकाला गया और मैंने ये भी कहा था और ये भी कहा था आप गोलियां चलेंगी। जी तो अब ये है कि फिर वो 26 नवंबर को वो नहीं हो सका, उसके बाद फिर 9 मई आ गया। 9 मई के बाद अब उसके कंसिक्वेंसेस जो आपने यास्मीन राशिद की बात की है, कोई भी इस बात के ऊपर खुश नहीं है, कोई भी इस सूरत हाल के ऊपर खुश नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल को विड्रॉ करने के लिए अगर जब तक आप बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे आप, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि ये एक साइड जो कहे कि जी ठीक है जी हम विड्रॉ करते हैं, तो अब हर चीज़ जो है वो दूसरी तरफ देते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। एक लाइन में कुछ कहना चाहते हैं आप वाडा साहब? सर हमें सबको यूनाइट होकर इस मसले को ये हबड़ दबड़ ख़त्म करें, सियासत में बिजनेस को रवा दवा चलाने में इख्तलाफ करें, दुश्मनी ना करें और इदारी निज़ाम को ठीक करें सब मिलकर। फैसल वाडा साहब दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।